नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑल इन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा लास्ट तक ध्यान से आप जरूर देखिएगा। अगर आप घर बैठे छत्तीसगढ़ जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ जीएस का कंप्लीट अपडेटेड पैक 33 जिलों के अनुसार जो है न्यू क्लासेस अवेलेबल है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करना है। ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पर आपको छत्तीसगढ़ जीएस पैकेज मिल जाएगा नया वाला, जो कि बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन में जाकर आप डेमो वगैरह भी देख सकते हैं। और ये जो पूरी क्लासेस होगी वो मैप आधारित डिजिटल क्लासेस होगी। जैसे आज का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह की क्लासेस होने वाली है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन में आपको सीजीपीएससी प्री के क्लासेस, मेंस की क्लासेस, सीजी व्यापम की क्लासेस और बहुत सारे सिंगल सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहो तो भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित है। हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का धरातली स्वरूप में, पहाड़ों के बारे में, पठारों के बारे में, पाठ प्रदेश के बारे में और मैदानी प्रदेश के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली पहाड़ के बारे में। और पहाड़ के बारे में जो मुख्य मुख्य पहाड़ है ये सब कुछ आज हम देखेंगे और इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट देखेंगे और एग्जाम में क्या पूछा गया था, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद सब कुछ मैप में याद करवा दूंगा, जैसा कि मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूँ। तो पहले आप थ्योरी ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद मैप में हर वो चीज़ हम देखेंगे जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले पर्वत का नाम है मैकल पर्वत श्रेणी। अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के मैप में यहाँ पर है मैकल पर्वत श्रेणी, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में है मैकल पर्वत श्रेणी। तो कहाँ पर स्थित है? राज्य के पश्चिमी भाग में ये स्थित है। इसका विस्तार गौरेला पेंड्रा मारवाही से लेकर राजनांदगांव तक है। तो इसका विस्तार देखेंगे, पेंड्रा, गौरेला पेंड्रा मारवाही, लोरमी जो कि मुंगेली जिले के अंतर्गत आता है, खैरागढ़ छुई खदान है ना, खैरागढ़ छुई खदान गंडई नया जिला हो गया है। उसके बाद आपका जो विस्तार इसका पंडरिया कवर्धा में और डोंगरगढ़ राजनांदगांव, तो ये सभी जगह इसका विस्तार है। ठीक है, पेंड्रा से लेकर राजनांदगांव तक इसका विस्तार है। ये जो है महानदी बेसिन, जिसको हम छत्तीसगढ़ के मैदान के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो बीच वाला पूरा एरिया है छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? ये महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। और ये जो पहाड़ है मैकल श्रेणी, यहाँ पे मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ है, तो सतपुड़ा पहाड़ का ही ये विस्तार है। तो किसका विस्तार है ऐसा पूछा जाए तो मैकल श्रेणी जो है वो सतपुड़ा पहाड़ का विस्तार है। सतपुड़ा पहाड़ यहाँ पर है और इसका पूर्वी भाग है ये, तो सतपुड़ा पहाड़ का पूर्वी भाग है। ठीक है, सब कुछ मैं आगे आपको मैप में दिखा दूंगा। मैकल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़ इसका नाम है, जो कि कवर्धा में है। मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1176 मीटर, 1176 मीटर। और ये कहाँ पर है? कवर्धा में। इसके अलावा अन्य चोटियों के नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि झाला पहाड़ हो गया, बामनगढ़ हो गया, देवसानी हो गया, लीलावनी, कांदावनी, ब्रह्माणी, सोनभद्र, भूरकुंड इत्यादि ये अन्य चोटियां हैं। लेकिन आपको बदरगढ़ याद रखना है क्योंकि ये मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कवर्धा में स्थित है। इसमें हम देखेंगे अन्य श्रेणियां, जैसे चिल्फी घाटी, ये मैकल श्रेणी के अंतर्गत की ही श्रेणी है, जो कि कबीरधाम में है। कांदावनी ये कबीरधाम में ही है, कबीरधाम को हम कवर्धा भी कहते हैं। और कुल्हरी, कहीं कहीं पे इसको कुल्हारी भी कहते हैं। तो कुल्हरी पहाड़ जो है वो आपका राजनांदगांव में है। प्रज्ञागिरी पहाड़ भी राजनांदगांव पे है। प्रज्ञागिरी पहाड़ पर ही गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस पर्वत श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो 700 से लेकर 900 मीटर तक है। अब पर्वत श्रेणियाँ क्या होती हैं? नदियों या फिर अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य भी करता है। जैसे कि ये पर्वत श्रेणी है, इस तरह अलग नदी बह रही है, इस तरह अलग नदी बह रही है, तो ये बीच में है और इन दोनों के बीच जल को विभाजित कर रहा है, इसलिए इसको जल विभाजक भी कहा जाता है। तो मैकल श्रेणी कौन कौन सी नदियों के तौर पे जल विभाजक का काम करता है? नर्मदा से सोन प्रवाह तंत्र को ये अलग करती है, नर्मदा एवं महानदी अपवाह तंत्र को अलग करती है ये, और शिवनाथ एवं वेनगंगा नदी के बीच भी ये जल विभाजक का काम करता है। आगे हम मैप में इस चीज़ को देखेंगे। इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। ये जो मैकल श्रेणी है इसका जो ढाल है वो कहाँ पर है? पूर्व की ओर है। इसलिए यहाँ इधर की जो नदियाँ हैं, जैसे कि महानदी भी देखेंगे तो इधर ऐसे पूर्व की ओर बहती है।
यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे वृष्टि छाया प्रदेश है, मैकल श्रेणी के कारण जो है मैकल श्रेणी का जो ये पूर्वी वाला भाग है पूरा वृष्टि छाया के अंतर्गत आ जाता है, वृष्टि छाया का निर्माण करता है। इसी कारण मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग जो है गर्म भी रहता है। वृष्टि छाया क्या होता है यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए ये मैकल श्रेणी, जैसे मैकल श्रेणी का पूरा रेंज है, तो वृष्टि छाया वाला क्या होता है, जैसे समुद्र की जो हवाएँ होती हैं, ठंडी हवाएं हो गई जिसके कारण बारिश होना चाहिए, तो ये जो पर्वत है, पर्वत इस वाले भाग में इस हवाओं को आने से रोकती है, और ये जो ठंडी पर्वत है यहीं से ऊपर उठ के यहाँ पे जैसे जो बादल में नमी वगैरह रहता है वहाँ से बारिश जो होता है तो पर्वत के इस तरफ होता है, लेकिन जो पर्वत है उसके इस तरफ हवा को ये जाने नहीं देता। ठीक है, समुद्र से आने वाली हवाएं तथा मानसूनी हवाएं पर्वत के सामने वाली ढाल से टकरा कर, ये जो सामने वाली ढाल से टकरा कर यहीं पर बारिश हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद वाला जो जैसे कि यहाँ पे ये वाला मुड़ गया हवा, अब इधर तो हवा आ ही नहीं रहा है, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, पर्वत विमुख ढाल पर या तो बिल्कुल वर्षा नहीं रहती या बहुत ही कम वर्षा होती है, अतः विमुख ढाल जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह मैकल श्रेणी का जो यहाँ पे मैकल श्रेणी है तो इधर वाला जो पूरा भाग है यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश इसको हम मानते हैं, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण यहाँ के जो भाग हैं वो सूखे होते हैं, गर्म होते हैं। तो आपको याद रखना है मैकल श्रेणी वृष्टि छाया का निर्माण करता है। यहाँ पे बैगा जनजाति के जो लोग हैं जनरली निवास करते हैं। साल वृक्ष यहाँ पे पाया जाता है। खनिज की हम बात करें तो बॉक्साइट के साथ लौह ऐसे वगैरह यहाँ पे पाया जाता है। भोरमदेव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। अब जो भी चीज़ हमने पढ़ा उसको हम मैप में देखेंगे। यहाँ पे है आपका, ये देखिए, पेंड्रा से लेकर ये आपका राजनांदगांव तक है मैकल श्रेणी। ठीक है, तो इसको मैं और यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे गौरेला, ये पूरा मैकल श्रेणी है। और यहाँ पे जो छाया जैसे मैंने बनाया है ये इसलिए बनाया है क्योंकि वृष्टि छाया ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, मैकल श्रेणी वृष्टि छाया का निर्माण करता है। तो एक एक चीज़ हम पढ़ते हैं। पेंड्रा, गौरेला पेंड्रा लोरमी से लेकर, है ना, गौरेला पेंड्रा मारवाही से लेकर ये आपका मुंगेली के लोरमी हो गया, कवर्धा पंडरिया हो गया, यहाँ पे खैरागढ़ छुई खदान में आप देखेंगे खैरागढ़ छुई खदान, और राजनांदगांव के डोंगरगढ़, यहाँ तक पूरा ये विस्तृत है। ठीक है, अब इसका जो ढाल है यहाँ पे देखेंगे, इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, यहाँ पे वृष्टि छाया के निर्माण करता है। अब हम कवर्धा में आएंगे तो कवर्धा में आपका जो चिल्फी घाटी है इसी का रेंज माना जाता है। इस रेंज में आपका कवर्धा में कांदावनी पहाड़ है और बदरगढ़। अब बदरगढ़ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बदरगढ़ जो है वो मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1176 मीटर। कितना? 1176 मीटर। ये सब हमने देख लिया। अब कौन कौन सी नदियों के बीच ये विभाजक का काम करता है, तो यहाँ पे सोन नदी, तो सोन नदी और महानदी, ये जो पूरा इलाका है वो महानदी अफवाह तंत्र वाला इलाका है। तो सोन नदी, महानदी के बीच, सोन और नर्मदा, ये जो सोन है और ये नर्मदा के बीच विभाजक का काम करता है। नर्मदा प्रवाह तंत्र और महानदी अप्रवाह तंत्र के बीच विभाजक का कार्य करता है। वेन गंगा इधर, शिवनाथ नदी इधर, तो वेन गंगा और शिवनाथ के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। और यहाँ पर जो है ये छत्तीसगढ़ के बाहर वाला रेंज हो गया, यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश वाला इलाका। तो यहाँ पे जो है सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग है यही है आपका, है ना। तो ये किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है आपका मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, खनिज में बॉक्साइट और लौह अयस्क जनजाति में बैगा, वृष्टि छाया एवं गर्म क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई जो है औसतन 700 से लेकर 900 मीटर माना गया है। ठीक है, अब डोंगरगढ़ में कौन कौन सी पहाड़ी? डोंगरगढ़ में है कुल्हरी की पहाड़ी और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, जो कि मैकल श्रेणी रेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारा जो चीज़ है जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था, इस मैप में मैंने आपको वही चीज़ समझाया। तो सेम एज़ इट इज़ अगर आप ऐसा मैप बना लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, रिवीजन में आसानी होगा। और सिर्फ अगर कभी कभी क्या होता है, थ्योरी पढ़ने का भी समय नहीं होता अगर हम फास्ट रिवीजन करते हैं। तो जो मैप मैं बनाया हूँ, अगर आप इसी को नोट्स बना लेंगे और लास्ट में सिर्फ मैप में आपको भी पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको याद ज़रूर रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है आपका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ये राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, राज्य के उत्तरी भाग में। इसका विस्तार कहाँ पर है? कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बलरामपुर, सूरजपुर और आपका सरगुजा, यहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, पूरा उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। ये विंध्याचल पर्वत का
प्राकृतिक भाग, जैसे कि हमने पढ़ा था मैक्कल श्रेणी जो है आपका सतपुरा पर्वत का भाग है, तो ये जो है विंध्याचल पर्वत का भाग है। इसकी जो औसत ऊंचाई वो 600 लेकर 1000 मीटर तक है। प्राकृतिक प्रदेश कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ का? ये पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर है पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो ये पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार या फिर उत्तरी छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि भी है। ठीक है, ये जो अगर हम पूर्वी बघेलखंड की पठार की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड पठार की जो सर्वाधिक उच्च भूमि है वो है आपका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आपका देवगढ़। इसी में जो नाम छुपा है चांग बखार और देवगढ़, तो ये देवगढ़ से याद रखना। देवगढ़ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो आपका 1033 मीटर है। और देवगढ़ की पहाड़ी का जो उत्तरी भाग है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। आगे मैं मैप में आपको ये चीज़ दिखा दूंगा। अन्य चोटियाँ हैं मुस्की चोटी, सोनहट पहाड़ और जनजाति में आप याद रखेंगे कि यहाँ पे कोल जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो ये चीज़ हम मैप में देखते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ये भाग है जो कि नाम है आपका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। तो ये जो रेड में पूरा दिख रहा है ये एरिया, ये इसका पूरा विस्तार है छत्तीसगढ़ में। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ कहाँ पर विस्तार है? तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में आप देखेंगे तो भरतपुर, जनकपुर, कोरिया में सोनहट, सूरजपुर में आपका ओड़गी, भैयाथान, प्रतापपुर, आपका बलरामपुर में वाड्रफनगर, रामानुजगंज, पश्चिमी कुशमी और सरगुजा में आपका ये अंबिकापुर। ठीक है, ये जसपुर वाला एरिया में इसका विस्तार नहीं है। इधर तो जसपुर शामरी पाट प्रदेश वाला विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे देवगढ़ की जो पहाड़ी है 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कहाँ पर है? कोरिया में है। और देवगढ़ की जो पहाड़ी है वो चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है। और देवगढ़ की पहाड़ी का जो उत्तरी भाग है ये उत्तरी भाग सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो है पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। और पूर्वी बघेलखंड पठार की सर्वाधिक उच्च भूमि। तो जो भी चीज़ हमने पढ़ा वो मैं आपको इस मैप में पढ़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी। छुरी उदयपुर की पहाड़ी जो है इसका ज़्यादातर विस्तार वैसे कोरबा ज़िले में है। तो कोरबा, रायगढ़, थोड़ा बहुत सरगुजा, कहीं कहीं पे तो सरगुजा को मानते भी नहीं, तो रायगढ़ और कोरबा में इसका विस्तार आप मान सकते हैं। और सबसे ज़्यादा विस्तार अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा विस्तार इसका है कोरबा में। और ये महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। ये जो एरिया है जहाँ पर छुरी उदयपुर पहाड़ी का विस्तार है वो महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। पश्चिम में कोरबा बेसिन एवं उत्तर में महादेव पहाड़ है इसके, है ना। ये छुरी उदयपुर की ये पहाड़ी है तो इसके पश्चिम में आपका कोरबा बेसिन है और इसके उत्तर में महादेव की पहाड़ी है। ठीक है, महादेव पहाड़ी मैं आपको आगे वो चीज़ मैप में इमेज में दिखा दूंगा। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। कौन कौन सी नदी संबंधित है छुरी उदयपुर की पहाड़ी से? तो मांड नदी जो है छुरी एवं उदयपुर की पहाड़ी के मध्य से प्रवाहित होती है और इसके पश्चिम भाग में हसदेव एवं पूर्वी भाग में मांड नदी बहती है। ठीक है, मांड नदी के संदर्भ में दो चीज़ हमको देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे लिखा है कि छुरी एवं उदयपुर की पहाड़ी के मध्य प्रवाहित होती है। दरअसल ये छुरी और उदयपुर की पहाड़ी है तो कुछ इस तरीके से मांड नदी निकलता है। तो ये मध्य में भी है और अगर आप देखेंगे तो पश्चिम में भी है, इसलिए इसको मध्य और पश्चिमी दोनों याद रखेंगे मांड नदी को। ठीक है, और इसके जो पूर्व में है वहाँ पे हसदो नदी या हसदेव नदी निकलता है। आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। ठीक है, प्रमुख श्रेणियाँ इसकी है लाम पहाड़, बिजौरा पहाड़, केरता पहाड़, पवन खेड़ा पहाड़, फुटका पहाड़ और महादेव की पहाड़ी। गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं और जहाँ जहाँ पे गोंडवाना की चट्टानें मिलेगी वहाँ पे तो कोयला मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये खनिज में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे मैप में छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तो यहाँ पे आप देखेंगे छुरी उदयपुर की पहाड़ी का जो ज़्यादातर विस्तार है ये कोरबा है, तो कोरबा में इसका ज़्यादा विस्तार दिख रहा है। ये वाला एरिया है ये कोरबा है और ये एरिया है ये है आपका रायगढ़। ठीक है, तो कोरबा में इसका सर्वाधिक विस्तार है। अगर पूर्व में देखेंगे इसके ये पश्चिम में देखेंगे तो हसदेव है और पूर्व है फिर मध्य से काटता है कौन? मांड नदी। ठीक है, रायगढ़ में आपका बिजौरा की पहाड़ है इसी रेंज में। आपका कोरबा में केरता, पवन खेड़ा और फुटका पहाड़ है। ठीक है, तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी जो है प्राकृतिक प्रदेश कौन से में आता है? महानदी बेसिन में। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है इसलिए यहाँ पे खनिज में कोयला आपको याद रखना है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी के उत्तर में महादेव की पहाड़ी है, पश्चिम में हसदेव नदी बहती है और पूर्व में मांड नदी बहती है। ठीक है, और यहाँ पर
इस जगह में कोरबा का बेसिन है, कोरबा बेसिन है। अब अगली पहाड़ी है अबूझमाड़ की पहाड़ी। इसका जो विस्तार है वो नारायणपुर ज़िले में है, ज़्यादातर नारायणपुर के दक्षिण पश्चिम भाग में ये फैला है। अगर ये नारायणपुर है तो दक्षिण पश्चिम भाग किसको कहते हैं, ये वाला हिस्सा है ना। तो नारायणपुर के यहाँ पर है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी। इसके उत्तर में कोटरी नदी, दक्षिण में इंद्रावती नदी, ठीक है, दक्षिण में इसकी इंद्रावती नदी और उत्तर में कोटरी नदी। तो मैं आपको ये चीज़ भी मैप में दिखाऊंगा। तथा उत्तर पूर्व में राव घाट की पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर जो है राव घाट की पहाड़ी है। ये दंडकारण्य का पठार प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसकी वो औसत ऊंचाई जो है वो 600 से 900 मीटर है। बस्तर के पठार का ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है। जो आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी है वो बस्तर के पठार का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। इसका नामकरण कैसे किया गया अबूझमाड़, तो अबूझमाड़ का नामकरण आप समझेंगे अबूझमाड़, ठीक है। तो अबूझ का मतलब होता है जिसे बूझा ना जा सका हो या फिर जिसको समझा ना जा चुका हो, और माड़ का मतलब होता है पर्वत, ठीक है। तो ऐसा पर्वत जो अनजान है या अज्ञात है या फिर अज्ञात पर्वतीय क्षेत्र, इसका अर्थ होता है अबूझमाड़ का अर्थ, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है अबूझमाड़ क्षेत्र, और इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी हम कहते हैं। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट एवं नीश जो है शैल निर्मित हैं। इस क्षेत्र में लौह अयस्क क्षेत्र है ये, और यहाँ पे अबूझमाड़ जनजाति वास करती है। यहाँ पे कुरसेल, कहीं कहीं पे खुरसेल भी आपको दिखेगा, कुरसेल या फिर खुरसेल एक ही चीज़ है, कुरसेल या खुरसेल घाटी है जो कि नारायणपुर में है। और इस घाटी में सबसे उत्तम किस्म का सागौन पाया जाता है, या फिर सर्वोच्च सागौन वन, सबसे उत्तम किस्म का सागौन वन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप याद रखेंगे नारायणपुर के कुरसेल या फिर खुरसेल घाटी में। इस क्षेत्र में एक जाटलूर नदी है, और ये जो जाटलूर नदी है यहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सोनपुर की भी घाटी है। यह घाटी अबूझमाड़ के उत्तरी भाग को अन्य भाग से अलग करती है। तो इसको अब हम मैप में समझेंगे। देखिए ये नारायणपुर का यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम वाला क्षेत्र है आपका, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे कि ये आपका यहाँ पे देखेंगे इसका जो विस्तार है नारायणपुर के दक्षिण पश्चिम भाग में फैला है। तो ये आपका नारायणपुर के दक्षिण और ये पश्चिम भाग है। तो ये है अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में, और इसके उत्तर तरफ जो नदी है इस नदी का नाम है कोटरी नदी, और यहाँ दक्षिण में जो नदी का नाम है ये आपका इंद्रावती नदी। यहीं पे जो घाटी है, ये वाला घाटी जो आप दिख रहा है वो है कुरसेल या खुरसेल घाटी, जो कि उत्तम किस्म के सागौन के लिए विश्वविख्यात है। और अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, नारायणपुर के दक्षिण पूर्व में ये विस्तृत है, बस्तर के पठार का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। अब जो अगला पर्वत है वो है आपका कैमूर पर्वत। ये जो कैमूर पर्वत है ये भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एवं कोरिया जिले में इसका विस्तार है। अगला है आपका रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको और डिटेल बताऊंगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। ये सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में इसका विस्तार है। और इस रेंज में आपका जो है गुफा कौन कौन से है, सीता बेंगरा जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला में से एक है। उसके बाद लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा गुफा, इसको मौर्यकालीन गुफा माना जाता है। और यहाँ पे एक हाथी पुल की भी गुफा है। इसका नाम हाथी पुल इसलिए पड़ा क्योंकि गुफा के अंदर बहुत ही बड़ा लंबा सुरंग है जिसमें हाथी गुजर सकता है, इसलिए इसका नाम हाथी पुल पड़ा। और इसी के अंदर सीता कुंड नाम से एक तालाब है, सीता कुंड इसको इसलिए नाम दिया गया कि माना जाता है कि यहाँ पे सीता माँ स्नान करती थी। तो ये सब कुछ आपको रामगढ़ की पहाड़ी के संदर्भ में आपको याद रखना है। तो हम पढ़ेंगे अब कैमूर पर्वत का मैप देखेंगे और रामगढ़ की पहाड़ी का मैप देखेंगे। तो कैमूर पर्वत में क्या याद रखना है, एक तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया, इन दोनों जिले में ये फैला हुआ है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही ये भाग है। रामगढ़ की पहाड़ी में आपको क्या क्या याद रखना है, रामगढ़ की पहाड़ी जो है आपका सरगुजा में स्थित है। यहाँ पे लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, सीता कुंड और हाथी फूल गुफा इत्यादि स्थित हैं। अब जो अगला पहाड़ी है वो है आपका बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी जो है वो
लौह अयस्क के लिए विश्वविख्यात है। इसका जो विस्तार है वो दंतेवाड़ा में है पूरी तरह से, और बैलाडीला की पहाड़ी जो है धारवाड़ शैलों से बनी हुई है, और बहुत ही पुरातन धारवाड़ शैल से जो शैलों से है बनी है ना। तो आर्कियन जो सबसे पुराना शैल है, ठीक है, आर्कियन की चट्टान, यहाँ से ये बनी है। आर्कियन प्लस धारवाड़ ऐसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पुरातन शैलों से ये बनी हुई है, और जहाँ पे धारवाड़ शैल होते हैं वहाँ पे क्या याद रखेंगे, धारवाड़ मतलब वहाँ पे लोहा या फिर मेटलिक खनिज वहाँ पे मिलेगा। तो बैलाडीला की पहाड़ी जो है पुरातन धारवाड़ शैलों से बनी है। बैलाडीला की सबसे जो ऊंची चोटी है इसका नाम है नंदीराज। नंदीराज की जो ऊंचाई है वो है आपका 1210 मीटर। ये आपका कहाँ पर है, दंतेवाड़ा में है। यह छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी तो आपका गौरलाटा है, और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज। इसकी जो ऊंचाई वो है 1210 मीटर, या फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी आप इसको मान सकते हैं। लौह अयस्क के लिए ये जो क्षेत्र है बहुत ही फेमस है। नदी की हम बात करें तो नदी का जो उद्गम है बैलाडीला की पहाड़ी से, कौन सी नदी का उद्गम है, शंखनी नदी। जो शंखनी नदी है वो बैलाडीला के नंदीराज की चोटी से निकलता है, और एक मलगेर नदी भी इसी से निकलता है। यहाँ के जो लौह अयस्क है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है जापान में। कौन से रास्ते से, विशाखापट्टनम बंदरगाह से यहाँ के लौह अयस्क को जापान भेजा जाता है। तो ये चीज़ भी हम मैप में पढ़ेंगे। तो ये जो इलाका है ये आपका दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी है। बैलाडीला की पहाड़ी में इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से जो नंदीराज चोटी है बैलाडीला की पहाड़ी, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो चोटी का नाम है नंदीराज चोटी, जो कि बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, और छत्तीसगढ़ का दूसरा नंबर की सबसे ऊंची चोटी, या फिर ये जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है इसकी सबसे ऊंची चोटी इसको हम मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसी नंदीराज चोटी से आपका शंखनी नदी निकलता है, और मलगेर नदी भी निकलता है। बैलाडीला की पहाड़ी पुरातन धारवाड़ क्रम से बनी है, और ये लौह अयस्क के लिए विश्वविख्यात है। और ये जो लौह अयस्क है यहाँ के, उसको विशाखापट्टनम की रास्ते जापान में भेजा जाता है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। आगे की जो चीज़ है वो पेड क्लास में आपको मिलेगा। पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए आप अजय साहू ऑनलाइन क्लास से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप इंस्टाग्राम अगर चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का नाम भी अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।